आमंत्रित करता हूं। वीरेन जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए, आजकल तो आप भी जहां जा रहे हैं इसी समाज की चर्चा हो रही है, इसी नई पीढ़ी की चर्चा हो रही है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हम एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और इन राजनीतिक दलों को अपनी सोच, विचार, योजना और कार्यक्रमों में, लीडरशिप में नई पीढ़ी को जगह, स्थान, सम्मान और योजनाएं उनके मुताबिक बनानी पड़ेंगी? आज ये कहा जा सकता है कि भारत में एक नई तरह की क्रांति का सूत्रपात हो गया है और ये सूत्रपात भारत के मुख्य न्यायाधीश के एक वक्तव्य ने उसकी नींव डाली। जी। काकरोच शब्द का इस्तेमाल करके भारत के चीफ जस्टिस ने ये ऐसी एक आंदोलन को खड़ा करने में एक नाम दे दिया जो आज खाली देश में नहीं, देश के सभी राज्यों की सरकारों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती क्या, निरंकुशता पर अंकुश करने वाली एक व्यवस्था नई जन्म ले रही है और जो ये कहती है कि गलत करोगे तो हम डट कर मुकाबला करेंगे। नौकरियां बेचोगे, शिक्षा महंगी होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली होगी तो हम चुप नहीं रहेंगे। जेन जी आंदोलन के बीच एक बात से नाराजगी और थोड़ा ज़्यादा बढ़ी जब बीजेपी की ओर से यह कहा गया कि एनडीए में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते हैं। ये बात नौजवानों को पसंद नहीं आई और इस बात ने भी उनकी नाराजगी को बहुत बढ़ाया और आज सरकार ने इस्तीफा भी लिया और सुधार के तमाम सारे सुझाव भी स्वीकार किए। लेकिन वही है कि कुछ चीज़ें भारी पड़ जाती हैं बोलना और वही आगे देश में बड़ा परिवर्तन लाती हैं, चाहे काकरोच शब्द हो, चाहे इस्तीफे का सवाल हो। ये दो बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट हैं इस देश की राजनीति में और ये आने वाले वक्त में तारीख इस बात को तय करेगी कि अगर ये शब्द बोले न गए होते तो भारत की राजनीति में इतना बड़ा परिवर्तन, भारत की शिक्षा क्षेत्र में इतना बड़ा क्रांति न दिखती। मैं तो कहता हूं मोदी जी किसी को भी भूल जाएं, सूर्यकांत जी का तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। वही बात मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं ब्रजेश जी इस बात में तारीफ करूंगा कि आरएसएस जिसको रचनात्मक संगठन माना गया, उन्होंने बहुत बेबाकी से बहुत सारी बातों को स्वीकार किया है। मोहन भागवत जिस तरह से एक संगठन के मुखिया हैं और उन्होंने जिस तरह से पहल की इस देश में जन जी के साथ बात करने की, इसका स्वागत होना चाहिए। बस चूंकि राजनीति है, वो भागवत के संवाद को रचनात्मक देखती है, स्वागत करती है, राहुल के संवाद को नकारात्मक देखती है और उस पर अड़ंगा लगाती है, नाराजगी प्रकट करती है। लेकिन जब संघ ये कह रहा है कि छात्रों की शिकायतें जायज है, वो हमारे ही लोग हैं, हमारी ही अगली पीढ़ी है और इस देश में किसी मुद्दे का विरोध करना देशद्रोह नहीं है। ये तो बात आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि भागवत जी के विचार बाकी आरएसएस के विचार से कई बार बहुत भिन्न होते हैं। जैसे वो बड़ी राष्ट्रवादी बातें करते हैं। जिस वक्त मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे शिवलिंग खोजे जा रहे थे, उनका एक बिल्कुल अलग बयान है। इस मामले पर भी इनका बिल्कुल अलग बयान है और इसके बाद से मुझे लगता है बीजेपी और बाकी आरएसएस में सन्नाटा छा गया कल से। देखिए, बीजेपी चाहे जो कहे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं संघ जब भी आखिरी वक्त आता है, बीजेपी उनके सहारे पर निर्भर करती रही है और करती है और आरएसएस ने हमेशा सामाजिक व्यवस्था के केंद्र में हिंदुत्व को ऊपर रखा है। मैं तो इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि भागवत जी ने साफ कहा कि जब दूसरे रास्ते काम नहीं आते हैं तो विरोध प्रदर्शन एक जायज और लोकतांत्रिक तरीका है। यह उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि जो वक्त की मांग है, जो हालात है, उसको हमको आपको समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। असली नेतृत्व का काम सिर्फ भाषण देना नहीं है, चुनाव जीतना और उपदेश देना नहीं है। जो देश तरक्की करता है, जो देश सफलता हासिल करता है, उसमें सबका योगदान होता है और उसमें
हर नौजवान पीढ़ी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। ये बात एक और अच्छी है कि इस देश में बहुत सारे मुद्दे चले, लेकिन संघ ने नौजवानों की इस मुद्दे को आगे आकर सुना। चंदा चोरी का मुद्दा भी रहा, लेकिन उस पर कोई नहीं आया सामने। ब्रजेश जी, हम जिस दौर में हैं उस दौर में 75-80 सालों में बहुत सारे गलत कामों पर भी लोग चुप रहे, अन्याय पर चुप रहे, लोगों का भविष्य भी चौपट हुआ तब भी चुप रहे, क्योंकि बहुत लोगों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा मान लिया और बहुत लोगों ने माना कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। लेकिन अब शायद नौजवानों ने माना कि हम बिना जात पात के देश बनाएंगे, हम बिना धर्म के आधार पर देश बनाएंगे और हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे, सच्चाई के लिए लड़ेंगे। और शायद आने वाला वक्त, आने वाला 20-25 साल बाद भारत ये देखा है कि यहाँ जाति विहीन, धर्म विहीन व्यवस्था भी आगे नौजवान लेकर जाएंगे जी, जिनको ऊंच नीच, अमीर गरीब से बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। नई पीढ़ी इस जाति व्यवस्था को पलट कर रख देगी, इस बात की उम्मीद जगी है। और फिर उनकी बहस करने में इस सब चीजों की रुचि नहीं रह जाएगी। लेकिन यह मुद्दा बहुत कंक्लूड सॉलिड है जी। और ये मुद्दा ब्रजेश जी बहुत अहम है कि हमारे देश में शिक्षा क्यों महंगी है, कॉन्वेंट के फीस की मनमानी पर रोक क्यों नहीं लगती है, जूता मोजा कापी किताब हम स्कूल की बताई हुई दुकानों से क्यों खरीदते हैं, हर बार ये दुकानों पर किताब के रेट क्यों बदल जाते हैं। ये सब सवाल उठते रहे हैं, इनका समाधान नहीं हुआ है और ये सब अब चिंगारी से आग बनने के लिए तैयार हैं। और इन पर अब वक्त आ गया है कि जी, पेपर लीक बचाइए, स्कूलों की लूट बचाइए और प्रतिभाशाली, प्रतिभावान, मेहनतकश छात्रों को उनका हक दीजिए। जी, कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। बस 2 लाइन और सुनिएगा, क्योंकि सारी बातें आ चुकी हैं, कुछ नई नहीं है, जगाना है और जगाने की कोशिश करते रहना है। क्योंकि अब इस देश में एक चुनाव का मौका होता है 5 साल पर सरकारों को बताने के लिए। उत्तर प्रदेश में भी युवा आयोग की पहल हुई है और उसमें बहुत सारी चीजें नई होने की तैयारी चल रही है। जब मूर्त रूप लेगा तब पता लगेगा। फिलहाल आप सुनिएगा जनजी के लिए कि वो क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं, कि वक्त के साथ चलना तो कोई इनसे सीखे, मुश्किलों को चीर कर ये मंजिल की तरफ दिखे, पुराने तौर तरीके बदले, नई है अब ये रवानी और नई पीढ़ी लिख रही अपनी एक नई कहानी। ख्वाब आंखों में बड़े हैं और हौसलों में जान, ये नई पीढ़ी बदल कर रख देगी सारा हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बड़ी ऊंची बात आपने कही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए।